गुड इवनिंग আমি ইলমাস সৈয়দ আপনারা দেখছেন আমাদের স্পেশাল বুলেটিন নেপালে নৈরাজ্য। আজ এই স্পেশাল বুলেটিনে আগামী আধ ঘন্টায় নেপাল সরকারের নেপাল প্রশাসনের একজন আধিকারিককে আমরা এই শোতে আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো, কিন্তু তার আগে চট করে বিজ্ঞাপন। ইটালিয়ান অলিভ অয়েল আর ভেষজের গুণে সমৃদ্ধ জ্যাক অলিভ অয়েল বডি অয়েল। সরকারের পতন হয়েছে, কিন্তু তারপরেও গণরোষে ইতি নেই নেপাল। কেন এমন পরিস্থিতি তৈরি হলো ভারতের উত্তরের পড়শি দেশে? কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল মাওবাদীর প্রধান তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড কিংবা কট্টর অলি বিরোধী হিসেবে পরিচিত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঝালানাথ খানালের বাড়িতেও অত্যাচার হয়েছে, রেহাই পায়নি তাদের বাড়িও। তার স্ত্রী রাজলক্ষ্মী চিত্রকরকে পুড়িয়ে মেরেছে আমজনতা। ভারতের পূর্ব দিকের পড়শি বাংলাদেশের মতো এক মাসের আন্দোলন নয়, দক্ষিণের দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কার মতো দীর্ঘদিনের আর্থিক সংকটের জেরেও পুঁজিবিত হয়নি ক্ষোভ। মাত্র ২৬টি সমাজ মাধ্যম নিষিদ্ধ করার অভিঘাতে তরুণ ছাত্র যুবদের গণবিক্ষোভের জেরে মাত্র ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই পতন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল ইউএমএল এবং নেপালি কংগ্রেস জোটের সরকার। ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছেন প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পোড়েলো। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে নেপালের নৈরাজ্য নিয়ে কথা বলার জন্য রয়েছেন দীনেশ সিং, नेपाल प्रशासनेर एकजन आधिकारिक। दिनेश जी नमस्कार, कैलकाटा न्यूज में आपका स्वागत है। ठीक छ दाजु? हजुर सबै राम्रो छ हजुर सर। के भयो तिम्रो नेपालमा? दुखद परिस्थिति छ हजुर अहिले। एक बात बताइए, नेपाल और हिंदुस्तान का सालों से सदियों से बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। हमारा जो आर्मी चीफ है, इंडियन आर्मी का जो आर्मी चीफ है, वो नेपाल आर्मी का ऑनररी आर्मी चीफ है। ये परिस्थिति कहां से शुरू हुआ? आपको भाग के आना पड़ा नेपाल से, क्यों भाग के आया? सर ऐसा है कि हमारे यहाँ जो अभी स्थिति हुआ है यह हमारे देश के लिए बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुखद घटना है, जिसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। एक बात बताइए, ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ? हमारा राष्ट्र जो दिनेश जी सुनाई दे रहा है? আমি আবারও ফিরবো দিনেশ সিং, নেপাল সরকারের কিংবা নেপাল প্রশাসনের একজন আধিকারিক। আমি আবারও ফিরবো, বোধহয় কোনো রকম সমস্যা হচ্ছে, আমাদের টেকনিক্যাল এরার হচ্ছে। কিন্তু তারই মধ্যে এই মুহূর্তে যে খবর আমরা পাচ্ছি, জোট সরকার তো ইস্তফা দিয়েইছে, প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পোড়েল তিনিও ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছেন। শুধু তাই নয়, আমি আরো একবার যাব দিनेश सिंह, नेपाल प्रशासन आधिकारिक दिनेश जी रहे। दिनेश जी, जैसे आप बता रहा था, ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ है? सर हमारे यहाँ जब सरकार के द्वारा मास मीडिया को बंद किया गया, सोशल मीडिया को बंद किया गया, तो हमारे जो युवक हैं इससे उग्र रूप धारण किए और आस्ते आस्ते पूरे देश में जो है हमारा जितना भी हेरिटेज बिल्डिंग था सबको जला दिया गया, जितना भी ऑफिस का पेपर वर्क था उसको जला दिया गया। और अभी जो है हमारे 75 जिला में जो भी है बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। एक बात बताइए दिनेश जी, एक दिन से तो नहीं हुआ ये जो हैशटैग नेपो किड्स चल रहा था, जहां नेपाल का जो पॉलिटिशियन है, एक का बाद एक स्कैम, लैंड ग्रैब स्कैम, पीएम का नाम पे स्कैम, कहीं नेपाली जनता का दिल में नेपाल के जो पॉलिटिशियंस है उनके लिए इतना गुस्सा कहां से आया? सर गुस्सा था, मानना स्वाभाविक है, नेपाली जनता के मन में गुस्सा था, लेकिन गुस्सा को इजहार करने का मतलब यह नहीं है कि राष्ट्र में इतने बुरे ढंग से सर्वनाश किया जाए। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान करना सबके लिए उपयोगी होता है, जैसा मैं समझता हूँ। एक बात बताइए दिनेश सिंह जी, आप तो नेपाल से भाग के आए हैं, अपना जान बचा के आए हैं, ये परिस्थिति कैसे आ गया कि आपको अपना देश छोड़ के आज हिंदुस्तान में आना पड़ा? सर ऐसा है कि जो स्थिति अभी झलनाथ खनाल जी के जो वाइफ है वो मारी गई है, सारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मिनिस्टर, विष्णु पाउडल जी जो हमारे वित्त मंत्री और होम मिनिस्टर, उनको बुरी तरह से मारा गया है।
अब प्रचंड जी के लड़की के घर में जो है आग लगा दिया गया है, तो उस स्थिति में वहाँ कोई सुरक्षित नहीं है सर आज के डेट में। सर अभी जो स्थिति है, सरकार पे कोई आस्था नेपाल के आम जनता का नहीं है। कायर होनु भंदा मरना राम रोच, ये आपका नारा है। ये हिंदुस्तान में भी गोरखा रेजिमेंट का नारा है और आप तो गोरखा रेजिमेंट से मुझसे ज्यादा वाकिफ हो। तो यहां परिस्थिति इतना खराब कैसे हो गया जहां आम जनता को खाने का पैसा नहीं है। 20% जहां यूथ या युवा में बेरोजगारी है एक जगह पे, वहां देख रहे हैं कि पॉलिटिशियंस जो है, नेता जो है, उनके लड़की, उनके लड़कियां, उनके बच्चे ये फॉरेन जा रहे हैं, वेकेशंस कर रहे हैं, ब्रांडेड बैग्स लेके घूम रहे हैं, और यही तो हैशटैग नेपो किड्स था। ये कहां से आया है? करप्शन हुआ है? दिनेश सिंह जी सुनाई दे रहा है? বেশ, আমি আবার ফিরে আসবো। দীনেশ সিং নেপাল প্রশাসনের একজন আধিকারিক আমার সঙ্গে রয়েছেন, আমি আবারও ফিরবো। কিন্তু এই মুহূর্তে নেপালের শাসনভার কাদের হাতে? নেপালের শাসনভার হাতে তুলে নিয়েছে সেনা। নেপালে দেশ জুড়ে কারফিউ জারি হয়েছে, জেল ভেঙে পালানোর চেষ্টা করেছে জঙ্গিরা এবং তাদের রুখতে গুলিও চালাতে হয়েছে সেনাকে। নিহত 5 জন। ছাত্র যুব আন্দোলনে সোমবার এবং মঙ্গলবার দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায় নেপালে। কাঠমান্ডু থেকে বিদ্রোহের সূত্রপাত হলেও তা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে গোটা নেপাল জুড়ে। বুধবার সকাল থেকে নতুন করে কোনো বড় ঘটনা সামনে আসেনি, তবে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগে নেপালের জেলগুলিতে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়েছে। নিরাপত্তা রক্ষাদের সঙ্গে বন্দীদের সংঘর্ষের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। জেল ভেঙে পালানোর চেষ্টা করেন শয়ে শয়ে বন্দী। বাঁকে পোখরান জেলে হামলা চালান আন্দোলনকারীরা। খবর, এখনো পর্যন্ত 1600 জন বন্দী বিভিন্ন জেল থেকে পালিয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নেপালের বিভিন্ন দিকে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। সংবেদনশীল এলাকায় টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী। এই অবস্থা এই মুহূর্তে নেপালের। আমার সঙ্গে দীনেশ সিং রয়েছেন, नेपाल सरकारेर आधिकारिक दिनेश सिंह हमारे संगे रही। दिनेश जी, अभी जो स्थिति है नेपाल का वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आर्मी है, जेल से जो क्रिमिनल्स थे वो बाहर घूम रहे हैं, बांग्लादेश जैसे सिचुएशन हो गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सर ऐसा है कि अभी हमारे यहाँ तो परिस्थिति बहुत खराब है और सेना कोशिश कर रहा है, जो विपक्ष के लोग हैं उनसे मिलकर के एक शांति का रास्ता निकालने के लिए बातचीत चल रही है। पर ये बातचीत देखिए, कल रात को सेना ने जो आंदोलनकारी है उनका साथ बात किया था, कोई समाधान सूत्र नहीं आया। जो आंदोलनकारी है उनका कहना है पॉलिटिकल जो ब्रास है उन पे कोई भरोसा नहीं है। अब आगे चल के यहां भी एक बांग्लादेश जैसा परिस्थिति हो रहा है, नेपाल में भी, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? नेपाल जैसे एक लोकतंत्र में लोकतंत्र वापस आएगा या राजतंत्र वापस आएगा? सर लोकतंत्र ही वापस आएगा, क्योंकि हमारा राष्ट्र लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विश्वास करता है और जरूर वापस आएगा। सर एरी मध्य आमी जानिए राखी, विक्षोभकारीদের সঙ্গে কথা বলছেন সেনাপ্রধান, নেপালের সেনাপ্রধান তারা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। শুধু তাই নয়, একাধিক নেপালের পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের ভারতেও কিন্তু এই মুহূর্তে একের পর এক বৈঠক চলছে। নেপালের বিমানবন্দর এই মুহূর্তে সেনার দখলে। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সেনাপ্রধানের কথাও হয়েছে, বিমানবন্দর সেনাদের দখলে। এই মুহূর্তে যে খবর আমরা পাচ্ছি, নেপালের সেনাপ্রধানের সঙ্গে মধ্যরাতে আলোচনায় বসেন বিক্ষোভকারীরা, তাদের দাবি দাওয়া শোনেন সেনাপ্রধান। বুধবার নেপালের রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌড়েলের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের আলোচনা হতে পারে, সেই প্রস্তুতি চলছে। আলোচনা বৈঠকে মধ্যস্থতা করবে নেপালের সেনাবাহিনী। আমার সঙ্গে রয়েছেন দীনেশ সিং, নেপালের প্রশাসনের একজন আধিকারিক। दिनेश जी, आर्मी कह रहा है कि वो बीच में आके बात करने के लिए तैयार है। एक साइड में है जो रेवोल्यूशनरीज है, जो प्रदर्शनकारी है वो है, एक साइड में है जो पॉलिटिकल क्लास। पर ये पॉलिटिशियंस के ऊपर ही तो इतना गुस्सा है, आपको क्या लगता है बातचीत से कोई सलाह या कोई सुलझ आएगा, या आगे जाके
कहीं जो राजा है, जो मोनार्क है, जो प्रो मोनार्किस्ट है, वही वापस आएगा? नहीं सर, बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान होगा। हमारे यहाँ फिर से राजतंत्र नहीं आएगा सर। जो राजतंत्र था वो राजतंत्र को हटा के नेपाल में लोकतंत्र आया है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इस प्रोटेस्ट के आड़ में राजतंत्रियों, मोनार्किस्ट, उनका भी सपोर्ट है, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। कितना जायज है, कितना सही है ये? सर ऐसा है कि इस प्रोटेस्ट में जो भी लोग सहयोग कर रहे हैं वो राष्ट्र हित की चिंता नहीं कर रहे हैं, चाहे जो लोग भी हो, जिस पार्टी से रिलेटेड लोग हो या राजा के मोनार्किक से रिलेटेड लोग हो या अन्य किसी पार्टी से। क्योंकि किसी भी राष्ट्र के उत्थान के लिए ऐसे निर्माण मतलब विनाशकारी परिस्थिति पैदा करने के बाद किसी समस्या का समाधान नहीं होता, जैसा मेरा मानना है। एक बात बताइए, मोनार्किस्ट नहीं है ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक था, सिर्फ एक हैशटैग ट्रेंडिंग और नेपाल सरकार का ये एक सिद्धांत की 26 सोशल मीडिया एप्स बैन होगा, उससे अचानक से ये आ गया, या कोई बाहर देश, बाहर राष्ट्र, उनका भी हाथ है? मैं आपके टीवी माध्यम से एक नम्र निवेदन करना चाहता हूँ नेपाल की ओर से, नेपाल वासियों की ओर से, नेपाल दीदी बहनी आमा की ओर से। इसमें भारत सरकार को एज ए पड़ोसी राष्ट्र होने के नाते इस पर पहल करना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में शांति सुव्यवस्था आवे। क्योंकि वसुधा व कुटुम्बकम, इसके आधार पर भारत सरकार को चाहिए हमारे देश में फिर से शांति सुव्यवस्था हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। क्योंकि हम पड़ोसी राष्ट्र हैं और अनादि काल से भारत के साथ हमारा नेपाल का बहुत अच्छा संबंध है और हम लोग विश्वास रखते हैं कि यह संबंध जो है और मजबूती हो। इस मजबूती के तहत भारत सरकार को चाहिए कि हमारे देश में अभी जो विषम स्थिति है उसमें भारत सरकार के सहयोग से शांति हो और फिर से हमारा लोकतंत्र संपूर्ण रूप से विस्थापित हो। मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो खबर हम लोगों को मिला है, भारत सरकार पूरा कोशिश कर रहा है पूरा सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए, पर आपका देश में जो हो रहा है सर, वो आपका देश का इंटरनल मैटर है। हम पड़ोसी है, अच्छे पड़ोसी है, अच्छे पड़ोसी होने के नाते हम चीन जैसे काम तो नहीं कर सकते। अब इसी में जो हमारा फोर्थ আপডেট है, যেটা আমাদের এই মুহূর্তের খবর, পড়শি দেশের পরিস্থিতির ওপর কিন্তু নজর রাখছে ভারত। নেপালের পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যেই বৈঠক করেছেন নরেন্দ্র মোদী। ভারত নেপাল সীমান্তেও কড়াকড়ি করা হয়েছে। নেপালের সঙ্গে ভারতের 1751 কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। পড়শি দেশের পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে ভারত সরকার। নেপালের পরিস্থিতি নিয়ে মঙ্গলবারই মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটির সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানান, পড়শি রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন জরুরি, সে দেশের বাসিন্দাদেরও শান্তি বজায় রাখতে আর্জি জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। ভারত নেপাল সীমান্তেও কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। সীমান্তের ক্রসিং পয়েন্ট বন্ধ করা হয়েছে। নেপালের সঙ্গে ভারতের প্রায় 1751 কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। ভারতের উত্তরাখণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গ সহ 5টি রাজ্য নেপাল সীমান্তবর্তী। নেপালের বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে 5 রাজ্যেই সীমান্তের তৎপরতা বেড়েছে। আমার সঙ্গে ইন কনভারসেশন দীনেশ সিং, নেপাল সরকারের আধিকারিক, এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। দীনেশ জি, one question before I go into a small break. Nepal can come out of this? क्या नेपाल इससे उभर के आएगा? दिनेश जी सर जरूर उभर के आएगा सर। हम भी यही आशा रखता है कि नेपाल उभर के आता है। দেখছেন নেপালে নৈরাজ্য, আমি এলমাজ রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। একটা ছোট বিরতি, তারপর ফিরে আসছি। ইটালিয়ান অলিভ অয়েল আর ভেষজের গুণে সমৃদ্ধ জ্যাক অলিভ অয়েল বডি অয়েল। নেপালের 6 জায়গার ছবি দেখাচ্ছে, দেখুন। একদিকে যখন সেনার টহল, অন্যদিকে কারফিউ চলছে নেপাল জুড়ে। সীমান্তে বাড়তি নজরদারি বানানো হয়েছে। ধ্বংসস্তূপ সরকারি অফিস, হোটেলে আগুন লেগে গিয়েছে, দাউ দাউ করে বলছে। জেল থেকে পালাচ্ছে বন্দিরা। এই হলো নেপালের নৈরাজ্যের ছবি। আমার সঙ্গে রয়েছেন দীনেশ সিং, নেপাল সরকারের আধিকারিক। दिनेश जी वेलकम बैक, आप कैलकाटा न्यूज़ पे हो। दिनेश जी, आप नेपाल से कैसे भाग के आए? सर ऐसा है, जो हमारे यहाँ परिस्थिति था वो भयावह परिस्थिति था। सारे ऑफिस जलाए जा रहे थे
कम से कम 25 आदमी यूथ जो है मारा गया है पुलिस गोली से और आर्मी की गोली से। सारे ऑफिस को जला दिया गया है, मिनिस्टरों के घर को जला दिया गया है। तो स्वाभाविक है सर कि इस भयावह स्थिति में कोई जान बचा करके ही वहां से निकलेगा। दिनेश जी, अभी क्या स्थिति है? जो सरकारी आधिकारिक है उनका क्या स्थिति? आप भी सरकारी आधिकारिक है, आप जैसे बाकी सरकारी आधिकारिक जो अभी नेपाल में हैं उनका क्या स्थिति है? बात हो पाई है? आज के डेट में सरकारी बहुत ही भयावह स्थिति है। काठमांडू के जो स्टूडियो हैं उनको भी काफी मार लगा है। जिला जिला के अधिकारी को काफी कष्ट हुआ है, मारपीट किया गया है। अभी हमारे देश में सरकारी पदाधिकारी का भी स्थिति बहुत ही ज्यादा बदतर है। क्या नारायण जी हमारे कुछ क्या सरकारी आधिकारिक को टारगेट किए जा रहे हैं? जी किया जा रहा है सर। कैसे टारगेट हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है सर? मतलब बहुत ज्यादा। थोड़ा विस्तार में बताइए, थोड़ा विस्तार में बताइए सर। सरकारी जो पदाधिकारी हैं उन लोगों को, ये जो हमारे यूथ लोग जो अभी अशांति फैला रहे हैं उन लोगों को भी बहुत घर जला रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। कितने लोग जो है सो हॉस्पिटल में हैं। मतलब भयावह स्थिति है, दुखद स्थिति है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लोकतंत्र में प्रत्येक समस्या का समाधान लोकतांत्रिक माध्यम से होना चाहिए, तब वह भविष्य के लिए अच्छा होता है जी। यही हमारा गरीब राष्ट्र है, हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, हमारे पास कोई इनकम का स्रोत नहीं है। एकमात्र यही है इनकम का स्रोत पर्यटन, जिसको मैं देखता हूँ। नेपाल सरकार के पर्यटन बोर्ड का मैं प्रतिनिधि हूँ। आप ही समझिए कि जब हमारे यहाँ अशांति हो जाएगा जी, तो कोई हमारे देश में क्यों आएगा घूमने के लिए जी। हम तो हमारा रेवेन्यू कहाँ से आएगा? हम आपका साथ आपका जो दुख है वो बांट रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि नेपाल में लोकतंत्र वापस आए, नेपाल फिरे आशुक गणतंत्रे। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश सिंह जी, आप अच्छे रहे, आप सेफ रहे, आप जैसे लोग और सेफ रहे, यही प्रार्थना रहेगा मेरे तरफ से और मेरा पूरा टीम, ক্যালকাটা নিউজ के पूरा टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। অশান্ত নেপালের এক আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলছিলাম, সরকারি আধিকারিকের, তার বক্তব্য শুনলেন। এই অশান্ত নেপালে এই মুহূর্তে সমস্যায় পড়েছেন পর্যটকরা, তারা ফিরে আসছেন। ভারতীয় পর্যটকরা ফিরে আসছেন এক এক করে। কর্মসূত্রে যে ভারতীয় পর্যটকরা ওখানে ছিলেন তারা এক এক করে ফিরে আসছেন। অশান্ত নেপাল এবং সমস্যায় পড়েছেন ভারতীয় পর্যটকরা। কর্মসূত্রে নেপালে থাকা ভারতীয়রাও আস্তে আস্তে ফিরছেন। আটকে পড়েছেন অন্য দেশের পর্যটকরা। অভিবাসন দফতরের ছাড়পত্র না থাকায় তারা ভারতেও ঢুকতে পারছেন না। বর্তমান পরিস্থিতিতে নেপালে যেতে দেওয়া হচ্ছে না ভারতীয়দের। কোনো নেপালিকেও আপাতত ভারতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, তবে ভারতে আটকে থাকা নেপালিদের ফিরতে দেওয়া হচ্ছে, এমনটাই জানা যাচ্ছে। মোরাং জেলা কারাগার থেকে বন্দীদের পালানোর ঘটনা আপনাদের দেখিয়েছি। এই মুহূর্তে দেখছেন একেবারে নেপাল ভারত বর্ডারের ছবি। যারা ভারতীয়, যারা ওদিকে আটকে ছিল, তারা আস্তে আস্তে ফিরছেন। কিন্তু এদিক থেকে আর নেপালে কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না, আবার নেপালের কাউকেও ভারতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। জ্বলছে নেপাল, দ্রোহের আগুনে নেপালে নৈরাজ্য ছড়াচ্ছে। প্রশ্ন একটাই, প্রার্থনা একটাই, গণতন্ত্র ফিরুক দক্ষিণ এশিয়ার এই ছোট্ট দেশে। কারণ ভারতের জন্য সমস্ত পড়শি যদি এতটা উদ্বেগে থাকে, এতটা নৈরাজ্যে থাকে, তাহলে ভারতের জন্যও কিন্তু দিনটা, আগামীটা ভালো থাকবে না। ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন। জয় হিন্দ।